फुलसा गांव में शारदा नाम की एक बहुत अच्छी इंसान रहती थी। उसके 2 बेटे थे, रमेश और विनोद। रमेश की पत्नी अनामिका, विनोद की पत्नी रम्या। पर दोनों बहुएं सासू माँ के साथ मिलनसार नहीं थी। सासू माँ की अच्छाई से दोनों बहुओं को ही बहुत जलन थी। अनामिका के 2 बच्चे थे और रम्या का 1 साल का एक बेटा था। शारदा चाहती थी कि बच्चों के साथ बहुएं भी खुशी खुशी जीवन बिताए, लेकिन दोनों बहुएं गुस्सा ईर्ष्या करके एक दूसरे से लड़ती रहती थी। एक दिन शारदा अपनी छोटी बहू के बच्चे के साथ खेल रही थी। अरे मेरा लल्ला, मेरा बच्चा, क्यों हंस रहा है बच्चा? बिल्कुल तुम्हारी हंसी दादाजी की तरह है। सासू माँ, बच्चों को स्कूल छोड़ने का वक्त हो गया है सासू माँ, लेकिन आप अभी भी खेली जा रही है। जल्दी आइए। हाँ, आ रही हूँ बेटा। देख लिया ना, वो आपको मेरे बच्चे के साथ खेलने नहीं देना चाहती है। हमेशा चाहती है कि बस उसी के बच्चों का ख्याल रखे। इतना गुस्सा आता है ना कि बस उसी के बच्चों को सर पे चढ़ाए रखो। बेटा रम्या, क्यों लड़ाई करना, चुप रहो बेटा। आपको कुछ नहीं पता, आप चुप रहिए। क्यों चिल्ला रही हो? आवाज ऊंची हो रही है। तो मुझे नहीं जानती क्या? अब मैं अच्छे से कह रही हूँ, अगर शांति नहीं बनाए रखी तो मैं तुम्हारा मुंह सिल दूंगी, याद रखना। आओ आओ ना, तुमसे डरता कौन है? हाँ, रुको रुको, क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम लोग इस तरह से? बच्चे भी यहाँ हैं, उनके बारे में तो कम से कम सोचो। हाँ तो चुप रहने कहिए ना, हमेशा मुझे ही कहती है। अब उसे तो कभी कुछ नहीं कहती है। अब मेरे हाथ कहीं ना चलने लगे, बाद में मत कहना। बहुत हो गया। शारदा गुस्से से चिल्लाती है। मैं तुम्हारी सास हूँ, इस घर की मुखिया, पर तुम लोग मुझे कभी सम्मान नहीं देती। आज मेरे सामने ही झगड़ रही हो, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं। जाओ अपने अपने कमरे में जाओ। सासू माँ की बातों से दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती है। फिर शाम होता है, दोनों बेटे घर लौट आते हैं। घर लौटते ही दोनों बेटे को दोनों बहुएं सारी कहानियाँ बताती है। रमेश विनोद दोनों गुस्से से अपनी माँ के पास आते हैं। क्या बात है, इस तरह आए? बहुत थक गए होगे, जाओ खाना खा के आराम करो। माँ, आज घर पे जो कुछ हुआ उस बारे में मैं बात करने आया हूँ। मैं भी वही कहने आया हूँ। देखो, बहुओं के बीच में तुम लोग मत घुसने आओ। अगर रोज इस तरह से लड़ते रहे तो मैं इस घर में नहीं रह सकता। मैं अलग रहने जा रहा हूँ माँ। मैं भी इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ माँ। मैं भी जाके अब अलग रहने लगूंगा। बेचारी रम्या भी बहुत दुखी हो जाती है। भाभी की डांट फटकार रोज रोज उसे पसंद नहीं। तो क्या कहना चाहते हो? मेरी पत्नी लड़ाकिन है? हाँ, एक मैं हूँ जो नहीं कहता हूँ, बाकी सब कह रहे हैं, पर अभी भी तुम इस बात को समझ नहीं पाए हो। क्या क्या कहा तुमने? अब देखो मैं क्या करता हूँ। रमेश विनोद को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसका जाके कॉलर पकड़ लेता है। तब तक शारदा वहाँ पहुँच जाती है। देखो बेटा, मैं जब तक जिंदा हूँ तुम लोग अलग अलग परिवार बना के नहीं रह सकते। मेरे मरने के बाद जो इच्छा वो करो, पर जब तक जिंदा हूँ तुम्हें इसी घर में रहना होगा। अब तुम लोग जाओ। शारदा की ऐसी बातें सुन के वो एक दूसरे का मुंह देखते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। शारदा बहुत चिंतित हो जाती है। अपने बेटे, अपने बहुए, उनके बच्चों के बारे में बहुत सोचती है। उस रात शारदा ठीक से सो भी नहीं पाती। अगले दिन सुबह सुबह जब वो उठी तो देखी बड़ी बहू जाने ही वाली थी और उधर बहुत तेज बारिश हो रही थी। इतनी भारी बरसात में कहाँ जा रही हो? मुझे इस घर में शांति नहीं मिल रही है। मैं जा रही हूँ भद्राचलम मंदिर, वहीं पे मैं 2 दिन तक रहना चाहती हूँ। उन्होंने भी मंजूरी दे दी। इस भारी बरसात में? ये बारिश नहीं रुकने वाली, ये साइक्लोन है सासू माँ। अगले हफ्ते तक ऐसी बारिश होती रहेगी, इसीलिए मुझे अभी निकलना होगा। दूसरी तरफ रम्या भी भद्राचलम मंदिर के लिए जा रही थी। ये सब देखकर कहने लगती है, मैं भी भद्राचलम जा रही थी, पर मैं अपनी जेठानी के साथ तो बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ। मैं वहाँ थोड़ी मन की शांति के लिए जा रही थी। अब देखो। तो तुम लोग दोनों एक ही जगह जा रहे थे जानबूझ के, या फिर अनजाने में जा रहे थे? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं इस औरत को झुकाऊं। अब मैं जा रही हूँ बस। दोनों बहुएं भद्राचलम के लिए निकल गई। दोनों बहुएं एक दूसरे से गुस्से में है, ऐसा शारदा को लगता है। वो भी उनके साथ जाना चाहती थी, पर उनको बिना बताए जाना चाहती थी, ताकि अगर बीच में कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो जाके उन्हें रोक सकती है। उसे पता था बहुएं उसे तो साथ ले नहीं जाएगी, इसीलिए शारदा ने इस तरह से जाने का फैसला लिया। दोनों बहुएं बस स्टैंड पहुंच जाती है। शारदा भी पीछे पीछे बस स्टैंड पहुंच जाती है। बस भद्राचल के लिए निकल जाती है।
दोनों बहुएं बस में बैठ जाती है। अपनी बहुओं के नजर से छुपके शारदा भी जाके उस बस में आराम से बैठ जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तेज बारिश के कारण बाढ़ की परिस्थिति हो जाती है। तालाब में पानी भर जाते हैं। पानी अब आके सड़क में बहने लगती है। तभी कंडक्टर आके पैसेंजर से कहने लगता है, देखिए सभी, बारिश के कारण कई सड़कें बह गए हैं। कुछ गांव पूरी तरह से बाढ़ के चपेट में हैं। ऐसे समय हम दूसरे रूट से जाएंगे। सभी सावधान रहिएगा। किसी को अगर उतरना है तो उतर भी सकते हैं। कंडक्टर बाबू, भद्राचलम हम कितने बजे तक पहुंचेंगे? बस बता दीजिए। रात के 10 बजे हम भद्राचलम पहुंच पाएंगे। उससे पहले कोई आपदा आई तो हम बस रोक देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम भद्राचलम जाके रहेंगे। ठीक है बहन जी, साहस ऐसे ही बनाए रखे, सभी के लिए अच्छा है। कंडक्टर से बात करने के दौरान शारदा अपनी दोनों बहुओं को देखती है, पर वो कुछ नहीं कहती। फिर बस चलते चलते दोपहर हो जाता है। ठीक 3 बजे के दौरान जिस रास्ता से बस जा रही थी वहाँ बाढ़ का पानी आ जाता है। बस आगे बढ़ने की परिस्थिति में नहीं रहती। बस कंडक्टर, ड्राइवर सभी लोग उतर के वहाँ से जाने लगते हैं। बस बाढ़ के पानी में फंस जाती है। दोनों बहुएं बच्चों को लेकर बहुत डरी हुई थी। तभी शारदा उनके पास आती है। सासू माँ, आप यहाँ कैसे? यहाँ क्या कर रही हैं? सासू माँ, यहाँ हम मरने वाले हैं। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। मैं तुम दोनों को ख्याल रखने ही यहाँ आई हूँ। चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम लोग कस के पकड़ो और ऊपर की तरफ चढ़ जाओ। जल स्तर बढ़े जा रहा है। मुझे तैरना नहीं आता। मुझे भी तैरना नहीं आता। अब क्या होगा बहन? आओ इधर आओ, बच्चों को कस के पकड़ लो। ठीक है दीदी, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, मुझे माफ करना। मुझे भी माफ करना, बेचारी को मैंने बहुत कष्ट दिया। मरने से पहले कम से कम अब तो अच्छे हो जाए हम। रुको बेटा, क्या बातें कर रही हो? मुझे तैरना आता है, मैं तुम्हें एक एक करके ले जाऊंगी। ऐसा कह के शारदा बच्चों को कंधों में लेती है, एक को गोद में लेती है और बहुओं के हाथ पकड़ के तैरते हुए ले जाती है। केवल दोनों बहुएं बस में अटकी थी। सासू माँ इस तरह से आके दोनों बहुओं को तैर के जान बचाती है। फिर वो किनारे में आके बेहोश होके गिर जाती है। क्योंकि उसकी जान को खतरा थी, इसीलिए दोनों बहुएं उसे अस्पताल में भर्ती करती है। 1-2 दिन तक इलाज के बाद शारदा अपनी आंखें खोलती है। तब जाके अनामिका और रम्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुद को बदल लेती है। दोनों मिलके सास की बहुत अच्छे से देखभाल करती है और शारदा बच्चों के साथ खुशी खुशी शांति से जीवन बिताने लगती है। एक गांव में शारदा, रमेश माँ बेटा रहा करते थे। शारदा अपने बेटे को बहुत पसंद करती थी। वो कुछ भी मांगता था, शारदा उसे जरूर लाके देती थी। शारदा बहुत खुश थी। उसने रमेश को बहुत पढ़ाया लिखाया। रमेश अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चला गया। बाद में वो घर लौट आता है और शहर में नई नौकरी के लिए वो इंतजार करने लगता है। एक दिन रमेश बहुत हड़बड़ी में घर आता है। रमेश को इस तरह हड़बड़ी में देख के शारदा बहुत चिंतित हो जाती है। क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? माँ, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। क्या है बेटा? आज तक तो तुमने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया। आज अचानक से ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें छुपाना पड़ा? क्या हुआ बेटा, जल्दी बताओ। माँ, शहर में अनामिका नाम की एक लड़की से मैं प्यार करता हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। 2 साल से हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, पर उसके पिताजी उसके लिए शादी के रिश्ते देख रहे हैं। पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। उसके बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। देखो बेटा, चिंता मत करो। मैं उस लड़की के पिताजी से बात करूंगी और तुम्हारी शादी कराऊंगी। फिर तुम जल्दी जाओ माँ, नहीं तो उसके पिताजी अनामिका की शादी कहीं और तय कर देंगे माँ, इस बात का डर है। अरे चिंता मत करो, सब कुछ सही समय में हो जाएगा, तुम बस शांत रहो। शारदा अपने बेटे को इस तरह से समझाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। वो पंडित जी से मिलती है और उन दोनों की शादी के लिए बात चलाती है। फिर दोनों की शादी की बात होती है और 1 हफ्ते के अंदर रमेश और अनामिका की बहुत अच्छे से शादी हो जाती है। अब घर में नई बहू आने पे पूरा घर जगमगा उठता है। देखो बेटा, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। आज तक मैंने उसे किसी भी दिक्कत का सामना होने नहीं दिया। पहली बार आके कहा वो तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैंने उसकी आंखों में आंसू देखा, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। आज मैं उसे तुम्हारे हाथ सौंप रही हूँ। उसका अच्छे से ध्यान रखना ताकि कभी किसी चीज की दिक्कत ना हो। ठीक है सासू माँ। ठीक है कहने की जरूरत नहीं, तुम बस मुझे एक
पोता ला दो, बाद में तुम्हारी जो मर्जी वो करो। शारदा की ऐसी बातें सुन के सभी लोग हंसने लगते हैं। इस तरह एक हफ्ता निकल जाता है। अब शहर की बहू रानी अनामिका को गांव की रीति रिवाज कुछ भी नहीं पता था। अनामिका को खाना पकाना नहीं आता था, इसीलिए किसी भी काम में वो आगे नहीं आती थी। शारदा ये चीज गौर कर रही थी। बहू के इन हरकतों को देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। तब एक दिन शारदा अपने बेटे से बहू के बारे में बात करती है। क्या माँ, तुम क्या कहना चाह रही थी? अनामिका भी मंदिर गई है, बताओ तुम मुझे। ये लड़की कैसी है? इसे तो कोई भी काम नहीं आता। मुझे पता नहीं ये क्या काम करेगी। न इसे खाना पकाना आता, न कपड़े धोना, न बर्तन मलना। पता नहीं आगे ये क्या करेगी। मुझे इस पर बड़ा गुस्सा आ रहा है। माँ, तुम उस पर गुस्सा मत करो, मैं अनामिका को समझाऊंगा। देखना, कल से वो जरूर काम करेगी, तुम चिंता मत करो। इस तरह से रमेश अपनी माँ को समझाता है। तब तक अनामिका मंदिर से लौट आती है। वो अनामिका को लेके कमरे में जाता है। फिर वो बताती है कि उसकी माँ किस बात से दुखी है। देखो अनामिका, तुम शहर की लड़की हो, ये एक गांव है। यहाँ तुम्हें आज्ञाकारी और सबको सम्मान करना सीखना होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ घर का काम करके बहुत थक जाती है। एक एक बार में एक एक काम तुम सीख सकती हो। तुम माँ से काम सीखोगी तो माँ भी तो बहुत खुश होगी। ठीक है जी, मुझे काम करना नहीं आता ना, पर मैं कल से जरूर काम करना सीखूंगी। अगले दिन से ही अनामिका घर का काम धीरे धीरे करना शुरू कर देती है। बहू को इस तरह काम करते देख सासू माँ बहुत उत्साहित होती है। मैं गांव के प्रांत में जाऊंगी पार्वती से बात करने के लिए। तुम सब्जी बना के रखना, ठीक है ना? ठीक है सासू माँ, मैं करके रखूंगी। आप सावधान से जाइए और जल्दी वापस आइए। वाह बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी बातें सुन के ही मेरे पेट भर गए। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। शारदा ऐसा कह के वहाँ से चली गई। अनामिका खाना पकाना शुरू की, पर उसे ये नहीं पता था कि सब्जियों को कैसे साफ करते हैं, इसीलिए वो सोच में पड़ गई। मुझे नहीं पता सब्जियाँ कैसे साफ करते हैं। अब मैं क्या करूँ? ठीक है, वॉशिंग मशीन है ना, मैं उसमें डाल देती हूँ। उसमें डालने से सारी सब्जियाँ साफ हो जाएंगे। ये देखकर मेरी सासू माँ भी खुश हो जाएंगी। ऐसा सोचकर अनामिका वॉशिंग मशीन में सब्जियाँ धोने लगती है। थोड़ी देर बाद पूरा वॉशिंग मशीन गंदा हो जाता है। ये देखकर अनामिका आश्चर्य हो जाती है। वो उसे वहीं छोड़ देती है और फिर सोचती है चावल बना ले। वो चावल में बिना पानी डाले ही उसे पकाने लगती है और उसे गैस स्टोव में चढ़ा देती है। पर वो चावल पक ही नहीं रहा था, सारा जल गया। उसे वो छोड़ देती है और फिर घर साफ करने लगती है। वो टेबल फैन से घर साफ करने का सोचती है। जैसे ही टेबल फैन चलाती है, घर का सारा सामान गिर जाता है। सारे कांच के डब्बे नीचे गिर जाते हैं। वो बस देखते ही रह जाती है। तभी शारदा घर लौट के आती है। घर की हालत देखकर शारदा आश्चर्य रह जाती है। अनामिका पे शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। हाय रे हाय रे हाय रे, ये तुमने क्या किया? सब बर्बाद कर दिया, सब तहस नहस कर दिया। सब अच्छे अच्छे सामान बर्बाद की हो। इतना घटिया सोच कैसे हो सकता है? सब्जी को कौन वॉशिंग मशीन में धोता है, बताओ? सासू माँ, मुझे नहीं पता था, मैं तो नई नहीं हूँ ना। तुम्हें पहले बताना था ना। सब मेरी फूटी किस्मत। मुझे मत डांटिए, मैं शहर में बड़ी हुई हूँ, मुझे घर का काम नहीं आता। सब नौकर करते हैं, इसीलिए मेरी माँ और मुझे घर का काम नहीं आता। सासू माँ, मुझे मत डांटिए, मैं धीरे धीरे आपसे सब सीख लूंगी माँ। तुम्हें हाथ जोड़ के नमस्कार, काम करने की जरूरत नहीं। मुझे अब डर लग गया है, पता नहीं तुम इस घर का क्या करो। तुम आज के बाद कुछ मत करो, तुम बस आराम से बैठे रहो और अपने पति को संभालो। फिर घर का कामकाज का क्या होगा सासू माँ? आप अकेले इतना काम तो नहीं कर सकती हैं। मैं आपको मदद कर दूंगी तो आपको थोड़ा आराम हो जाएगा। कल से मैं एक नौकर रख लूंगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। अनामिका के इस तरह से मदद करने की वजह से शारदा डर के मारे एक नौकर वो रख लेती है और वो अनामिका से कहती है कि नौकर जैसे जैसे काम करे उसे देख देख के वो सीख ले। अनामिका अब अपनी बेवकूफी वाली हरकतों को छोड़कर नौकरानी जैसे जैसे काम करती थी उसे धीरे धीरे देखकर सब काम एक एक करके सीखने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। अब अनामिका धीरे धीरे सारा काम बहुत ही साफ सफाई से करने लगती है। अब शारदा के पास कहने का मौका ही नहीं रहता। अनामिका के इस तरह के साफ सफाई वाला काम देखकर
वो बहुत खुश होती है। तब से शारदा, रमेश और अनामिका बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।